तो आज हमें देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, चलिए। जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था तो हमने हमारी बात कुछ ऐसे स्टार्ट की थी कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या सच में कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि नाम से तो ऐसा लगता है डीऑक्सी मतलब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अब हम हमारी बात ऐसे स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या सच में CO2 प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड से ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है ना, CO2 तो इसमें है ही नहीं। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट होता है। और वो अमाउंट कितना होता है एग्जैक्ट वैल्यूज पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं भी नहीं पूछी जाती तो हमारे यूज की नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट होती है वो वो अमाउंट ऑफ CO2 ऑब्वियसली ब्लड में अपना कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हाँ, वो मैं आपको बता दूं वो कितना होता है। वो होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40, ये ब्लड आपका आगे मूव किया और पहुंचा टिश्यू के लेवल पे। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45, तो ब्लड में कितना है 40। ऑब्वियसली CO2 मूव करेगी अपने पार्शियल प्रेशर हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ और एंट्री मार देगी ब्लड से आपके टिश्यू में। ठीक है, चलिए। ये जो टिश्यू लेवल पे जो कैपिलरी है ना, जहाँ पे ब्लड से एंट्री मार रही है CO2, जहाँ पे CO2 एंट्री मार रही है आपके टिश्यू से आपके ब्लड में, इस कैपिलरी को मैंने मैग्नीफाई किया, जूम इन किया और जूम इन करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये रहा आपका टिश्यू। टिश्यू से CO2 एंट्री मारती हुई आपकी ब्लड कैपिलरी में, ये रही आपकी ब्लड कैपिलरी। चलिए अब देखते हैं जो भी अमाउंट ऑफ CO2 जो CO2 टिश्यू से एंट्री मार रही है आपके ब्लड में, उसका 5 to 7% अमाउंट, कितना 5 to 7% ब्लड में एंट्री मार के जाके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इस डिसॉल्व फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो CO2 एंट्री मार रही है आपके ब्लड में टिश्यू से, उसका 70% पार्ट क्या करेगा, आपके ब्लड में जाके एंट्री मारेगा आरबीसी में। आरबीसी में एंट्री मार के ये CO2 कंबाइन कर जाएगी वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ कंबाइन करके बनाएगी कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट कर जाएगा H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को चाहे वो स्टेप फर्स्ट हो या सेकंड स्टेप हो, दोनों दोनों स्टेप्स में इस रिएक्शन को मीडिएट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। तो क्या हुआ, CO2 ने टिश्यू से एंट्री मारी, ब्लड में एंट्री मारी, आरबीसी कंबाइन किया वाटर के साथ, बनाया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट कर गया H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में, और एंड दिस रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय एन एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एंजाइम आरबीसी के अंदर बहुत ही एबंडेंस में प्रेजेंट होता है। हाँ, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में स्पेशली बहुत ज़्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट होता है, और ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड से अल्टीमेटली क्या बना था, बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+ आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयन ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से निकलेंगे और एंट्री मार देंगे आपके प्लाज्मा में, और इसी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में प्लाज्मा में बैठ के ये 70% CO2 आपकी ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, तो जो भी CO2 ट्रांसपोर्ट होनी है उसका 5 to 7% पार्ट कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इन द डिसॉल्व फॉर्म, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, और जो बचा और 70% पार्ट ट्रांसपोर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन प्लाज्मा। इन आरबीसी मत बोल देना, आरबीसी में तो बना है, लेकिन अल्टीमेटली एंट्री मारी है उसने आरबीसी से प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में ही बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होगा। अब एक थोड़ी सी चीज देखो भाई, कार्बोनिक एसिड टूटा था दो आयंस में, एक कैटायन था एक एनायन था, H+ और बाइकार्बोनेट आयन, एक कैटायन है एक एनायन है। अब इसका जो और जो नेट चार्ज है प्लस माइनस, एनायंस और कैटायंस का नंबर इक्वल है, तो जो नेट चार्ज है वो 0 है। ठीक है, लेकिन इसका जो एनायन है जो कि बाइकार्बोनेट आयन है, वो एंट्री मार रहा है प्लाज्मा में, आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में जा रहा है। तो खुद सोचो, आरबीसी में इस तरह से तो यार उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आरबीसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जो प्लाज्मा है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है ना,
जितने नंबर ऑफ एनायंस, जितने नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंट्री मारते हैं आरबीसी से प्लाज्मा में, सेम नंबर में, सेम अमाउंट में क्लोराइड आयंस एंट्री मार जाते हैं प्लाज्मा से आरबीसी में। क्यों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। और क्लोराइड का प्लाज्मा से आरबीसी में एंट्री मारना इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। और इसी का एक और नाम जो कि एम्स में भी एक बार आया था, उसका दूसरा नाम है हैमबर्गर इफेक्ट। क्या? हैमबर्गर इफेक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात की? जो CO2 टिश्यू से एंट्री मार रही है आपके ब्लड में, उसका 5 to 7% पार्ट जाकर डिसॉल्व कर जाएगा प्लाज्मा में और ट्रांसपोर्ट होगा। 70% पार्ट बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा आरबीसी में और बाइकार्बोनेट एंट्री मार जाएंगे प्लाज्मा में और इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो एंट्री मारेगा प्लाज्मा से आपके आरबीसी में, जिससे नाम दे देते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर इफेक्ट। ठीक है, अच्छा बाइकार्बोनेट आयन तो ठीक है, बचे H प्लस आयन। ये H प्लस आयन देखो क्या करेंगे, ये H प्लस आयन क्या करेंगे, आपकी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जाके कंबाइन हो जाएंगे। H प्लस आयंस क्या करेंगे, हीमो, ये दिख रहे हैं H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, ये आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है। इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे आपके H प्लस आयंस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उससे पहले एक चीज सुनो भाई, इतनी बात तो देख चुके, हम पहले ही पढ़ चुके कि टिश्यू लेवल पे जाके जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो मारती है राइट शिफ्ट। क्यों मारती है राइट शिफ्ट? राइट शिफ्ट का मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन थोड़ी और रिड्यूस हो जाती है टिश्यू लेवल पे। एक तो वैसे ही वो एक अच्छी डिसोसिएटर है ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें से एक CO2 था, टेम्परेचर था, उन सब फैक्टर के कारण इसकी एफिनिटी और कम हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है, उसके कारण से आती है राइट शिफ्ट। उस राइट शिफ्ट में से एक फैक्टर था CO2। CO2 अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहा है? देखो CO2 ने कंबाइन किया, वाटर के साथ बनाया था कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुआ H प्लस आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। जो H प्लस आयन थे, H प्लस आयन कंबाइन हो जाते हैं जाके हीमोग्लोबिन के साथ, और इन H प्लस आयन के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होने की वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम होती है, राइट शिफ्ट आती है, जो ऑक्सीजन इजीली डिसोसिएट हो रही थी वो और इजीली डिसोसिएट करेगी। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी फैक्टर्स मिलकर राइट शिफ्ट ला रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन को रिडीली डिसोसिएट होने में हेल्प कर रहे हैं, उसमें से पर्टिकुलर CO2 की वजह से, CO2 की वजह से जो ऑक्सीजन और रिडीली रिडीली डिसोसिएट हो रही है, डिसोसिएट होने में हेल्प हो रही है, उस इफेक्ट को बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, अभी तक क्या बात हो गई? CO2 का 5 to 7% पार्ट प्लाज्मा में डिजोल्व होगा, 70% पार्ट आरबीसी में एंट्री मार के बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंट्री मारेंगे प्लाज्मा में और इस फॉर्म में प्लाज्मा में ही वो ट्रांसपोर्ट होंगे। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन एंट्री मारेंगे किसमें? आरबीसी में। और जो बाइकार्बोनेट आयन के साथ बना था H प्लस आयन वो जाके कंबाइन होंगे हीमोग्लोबिन के साथ। कंबाइन होते ही जो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही थी वो और इजीली डिसोसिएट होगी और उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हमने बोला बोहर्स इफेक्ट। और राइट शिफ्ट तो यहाँ पे आती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बची बाकी CO2, बाकी जो बची ऑलमोस्ट 25% CO2, वो 25% CO2 क्या करेगी? एंट्री मारेगी आपके आरबीसी में। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन चेन मैंने बताया था एक पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, और किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में दो टर्मिनल होते हैं, C टर्मिनल, N टर्मिनल। तो वो CO2 जाएगी आपके N टर्मिनल के पास। N टर्मिनल पे क्या होता है? N टर्मिनल पे होता है एमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप। वो एमाइन ग्रुप के अंदर एमाइन ग्रुप में जाके वो CO2 जुड़ जाएगी, NCOOH। ये NH2 ग्रुप था पहले, लेकिन उसमें जाके CO2 जुड़ गई COOH। तो ये आपकी हीमोग्लोबिन के साथ CO2, हीमोग्लोबिन की N टर्मिनल पे जाके CO2 कंबाइन हो जाती है। और ऐसी हीमोग्लोबिन जिसके साथ CO2 कंबाइन हो, ऐसी हीमोग्लोबिन को बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अब ये ब्लड, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे H प्लस आयन जाके कंबाइन हुए थे हीमोग्लोबिन के साथ, और जो भी चीज हीमोग्लोबिन और जो भी चीज H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे उसे बोलते हैं बेस, और जो भी चीज H प्लस आयन को डोनेट करती है ना उसे बोलते हैं एसिड। तो यहाँ पे आप मुझे बात बताओ, हीमोग्लोबिन H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या मैं बोल दूं हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज बेस? ठीक है, अब आगे चलो।
अब अब ये ब्लड हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, CO2 ने एंट्री मारी ब्लड से किसमें, टिश्यू से किसमें, ब्लड में। ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 40, टिश्यू में था 45, यहाँ से एंट्री मारी ब्लड में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितना हो गया 45। ये ब्लड आगे मूव हुआ, एंट्री मारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ने पंप किया इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ये लंग्स में जाता हुआ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45, लेकिन आपके लंग्स में, आपकी एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40। कितना है 40। तो इधर हाई प्रेशर, ब्लड में हाई प्रेशर, लंग्स में लो प्रेशर, या कह लो एल्वेलाई में लो प्रेशर, तो CO2 एंट्री मारेगी आपके ब्लड से एल्वेलाई में। ठीक है, अब इस पार्ट को एल्वेलाई के लेवल पे जो आपकी कैपिलरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है आपके एल्वेलाई के पास, उस कैपिलरी को मैंने मैग्नीफाई किया, जूम इन किया और यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो भाई, प्लाज्मा में देखो 5 to 7% CO2 तो प्रेजेंट थी, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। 5 to 7% CO2 तो प्रेजेंट थी प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म DF लिखा हुआ है मैंने, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, वो तो डायरेक्ट एंट्री मार देगी एल्वेलाई में, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, 70% CO2 आपकी बैठी है कार्बोनेट फॉर्म में, बाई कार्बोनेट की फॉर्म में, किसमें, प्लाज्मा में। अब क्या होगा ना, पहले CO2 ने RBC में एंट्री मार के कार्बोनेट बनाए थे और कार्बोनेट आया था बाहर, और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से एंट्री मारी थी RBC में। अब सब कुछ उल्टा हो जाएगा, अब ये बाई कार्बोनेट एंट्री मारेगा किसमें, आपके प्लाज्मा से RBC में। ये इसमें एंट्री मारी बाइकार्बोनेट आयन ने। ठीक है, अच्छा उससे पहले ये चीज देखो, अब ये ब्लड पहुंच गया एल्वेलाई के लेवल पे। एल्वेलाई के लेवल पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो एंट्री मारेगी एल्वेलाई से ब्लड में। जब ऑक्सीजन एंट्री मारी है एल्वेलाई से ब्लड में, तो अब आपके ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है अब वो इंक्रीज होना है, और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन इज अ गुड एसोसिएटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने आके, पहले तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही थी, अब ऑक्सीजन आके बाइंड होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगी, अब यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगी। ऑक्सीजन बाइंड होने की वजह से, ये जो H+ आयंस हैं, ये H+ आयंस, ये हीमोग्लोबिन इन H+ आयंस को रिलीज कर देगा, ठीक है, इन H+ आयंस को रिलीज कर देगा। साथ ही साथ ये जो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, इस CO2 को इस ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से, एक तो H+ आयंस, हीमोग्लोबिन इन H+ आयंस को छोड़ देगी, और CO2 के लिए भी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस CO2 को अगेन ये हीमोग्लोबिन इस CO2 को डिसोसिएट कर देगा, और ये CO2 एंट्री मार देगी आपके एल्वेलाई में। ठीक है, तो ये CO2 अब नहीं रही, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई CO2 थी वो अब नहीं रही। ठीक है, कहाँ गई भाई, आपके एल्वेलाई में एंट्री मार गई, एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर में एंट्री मार गई। ठीक है, तो ये देखो कि टिश्यू के लेवल पे CO2 के कारण से, CO2 की वजह से जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन था वो इंक्रीज हुआ था, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन रिड्यूस हुई थी, तो उसे हमने बोला था बोहर्स इफेक्ट। लेकिन लंग के लेवल पे देखो, एल्वेलाई के लेवल पे देखो तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाइंड होने से CO2 का डिसोसिएशन हो रहा है, और इसे बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्लियर है। अब चलो, हाँ भाई, बाइकार्बोनेट आयन ने एंट्री मारी थी प्लाज्मा से इस बार RBC में, और ये H+ आयन भी रिलीज हो चुके हैं। ये दोनों कंबाइन करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, और
बना लेंगे क्या, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा किसमें, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, CO2 एंड वाटर। जो रिएक्शन यहाँ पे हुई थी उसका बिल्कुल रिवर्स हुआ है। CO2 ने पहले CO2 ने कंबाइन किया थी वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाया था। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है H+ एंड बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट ने एंट्री मारी थी फिर प्लाज्मा में। इस बार उल्टा, प्लाज्मा से पहले बाइकार्बोनेट ने एंट्री मारी, इधर से H+ आया, दोनों ने मिलकर बनाया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया आपका CO2 एंड वाटर में, और ये CO2 एंट्री मार देगी आपके एल्वेलाई में और एक्सहेल हो जाएगी। और अगेन जिस तरह से ये रिएक्शन मीडिएटेड थी बाय एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसी तरह से इस रिएक्शन के भी दोनों स्टेप्स दे आर मीडिएटेड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसे मीडिएट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि आरबीसी के अंदर अबंडेंस में पाया जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CO2 प्लस वाटर, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये डिसोसिएट होता है H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस में, और इसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन इस फॉर्म में दी हुई है, अपन ने अच्छे से देख ली। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कब हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में कब चल रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो चल रही है टिश्यू के लेवल पे और बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है एल्वेलाई के लेवल पे या कह लो लंग्स के लेवल पे। अच्छा एक चीज देखो, टिश्यू के लेवल पे हीमोग्लोबिन ने H+ आयंस को एक्सेप्ट किया था, लेकिन एल्वेलाई के लेवल पे हीमोग्लोबिन H+ आयंस को रिलीज कर रही है, डोनेट कर रही है, और जो चीज H+ आयंस को डोनेट करे उसे बोलते हैं एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या कि हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज एसिड। यस, हीमोग्लोबिन एक्टिंग एज एसिड। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि, तो यार आप ये देखो कि हीमोग्लोबिन एक्ट मतलब बेस की तरह भी एक्ट करती है और एसिड की तरह भी एक्ट करती है। यानी एक टाइम पे तो एक जगह एक मतलब एक सिचुएशन में तो ये H+ आयंस को एक्सेप्ट करती है, मतलब जब H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है तो ये H+ आयंस को एक्सेप्ट कर लेती है, और एक सिचुएशन में ये H+ आयंस को रिलीज करती है, और यानी कि एक्टिंग एज अ बेस एज वेल एज एक्टिंग एज एसिड। और ऐसी चीज जो जो कि एसिड की तरह भी एक्ट करे और बेस की तरह भी एक्ट करे तो उसे बोलते हैं बफर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बफर। तो मैं बोल दूं कि हीमोग्लोबिन एक बफर मॉलिक्यूल है, ये आपका ब्लड, ये आपके ब्लड का बफर है, ब्लड बफर है ये। ठीक है, इसी पे AIPMT में एक बार क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन इस फॉर्म में था, ऐसा ही कुछ था उसमें कि एक्टिंग एज बेस या एक्टिंग एज एसिड या फिर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का उसमें उन्होंने कुछ टच दिया हुआ था। तो उसमें मतलब कॉन्सेप्ट उसमें यही है कि, ठीक है, तो इस चीज पे हीमोग्लोबिन आपके ब्लड का बफर है, एक बफर मॉलिक्यूल है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में, उसमें क्वेश्चन शायद ऐसा था कि H+ इस लेवल पे टिश्यू लेवल पे H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज क्यों नहीं होती। ठीक है, तो उसका जो रीजन था कि भाई H+ आयन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, एक बफर है। ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था, तो ये बिल्कुल यहाँ पे लिखना वर्थ है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड बफर। ब्लड बफर। आई होप ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सिंपल सी चीज,
CO2 के ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, 5 ml। उसी तरह से 100 ml ऑफ ब्लड कितनी CO2 कैरी करता है, 4 ml। ठीक है ना भाई, 100 ml ब्लड यहाँ से 5 ml ऑक्सीजन लेता था, यहाँ पे 5 ml सप्लाई करता था, फिर 5 ml लेता था, 5 ml सप्लाई करता था। उस तरह से CO2 की बात करें तो 100 ml ब्लड 4 ml CO2 लेता है, 4 ml 4 ml एल्वुलाई में जाती है, फिर 4 ml लेता है टिश्यू से और 4 ml एल्वुलाई में भेजता है। ठीक है, तो 100 ml ब्लड, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 100 ml ब्लड कितनी CO2 कैरी करता है, 4 ml ऑफ CO2। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने कहा था कि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस जितना हमने पढ़ा था ना, डिफ्यूजन रेट की, कोई गैस कितनी स्पीड से या कितनी डिफ्यूज होगी, वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, जिसमें एक था सोल्यूबिलिटी, एक था थिकनेस और एक था पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस था ऑक्सीजन का, भाई एल्वियोलाई में कितना होता है, एल्वियोलाई में होता है कितना, 104, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ओनली 40। तो इतना इतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस था, और उस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाकी चीजें तो सेम है ना, थिकनेस तो सेम है, तो उस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से कितनी 5 ml ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक इससे एल्वियोलाई से एंट्री मारती है किसमें, ब्लड में। लेकिन अगर CO2 के केस में देखो, CO2 के केस में देखो, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 45, और एल्वियोलाई में कितना है, 40। सिर्फ 5 mm ऑफ Hg प्रेशर का डिफरेंस है, जबकि ऑक्सीजन के केस में इससे कहीं गुना ज्यादा डिफरेंस था। फिर भी 100 ml ब्लड कितनी CO2 को ट्रांसपोर्ट कर देता है, 4 ml। कभी सोचा है क्यों, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन रेट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के अलावा भी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, थिकनेस और सोल्यूबिलिटी। CO2 की सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है, सोल्यूबिलिटी 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। और जब मैंने आपको डिफ्यूजन रेट के फैक्टर बताए थे, तो मैंने बताया था पहला रीजन उसको पढ़ने का ये है कि एनसीईआरटी में दिया, दूसरा रीजन आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में बताऊंगा और बताया था, और तीसरा रीजन आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में बताऊंगा और वो मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि कम प्रेशर पर भी ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 5 ml ट्रांसपोर्ट हो पाती है और ये 4 ml ट्रांसपोर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोल्यूबिलिटी अच्छी है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। चलो, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दोनों का एक छोटा सा एक प्रेशर्स का सम अप करना है। ठीक है ना, तो हाँ भाई, पहले बात कर लेते हैं इधर ऑक्सीजन की, इधर बात कर लेंगे CO2 की। ठीक है, ये O2 CO2। हाँ भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू और एल्वियोलाई। इधर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। हाँ भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना था, 95। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना था, 40। टिश्यूज में कितना था, 40। एल्वियोलाई में कितना था, 104। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था, PCO2 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। टिश्यूज में 45। एल्वियोलाई में 40। ठीक है, तो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यू में 40, तो ऑक्सीजन ने एंट्री मारी थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में, ठीक है। एल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, तो ऑक्सीजन ने एंट्री मारी थी एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। इधर आ जाओ CO2, हाँ भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी 40, ठीक है ना, टिश्यू में कितनी 45, तो उसने एंट्री मारी थी टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हाँ भाई। एल्वियोलाई में कितनी 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी 45, तो उसने एंट्री मारी थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई। तो देख लो इनकी डायरेक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें देखा था कि भाई ऑक्सीजन और CO2 उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑक्सीजन तो मूव करती है भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में, जबकि CO2 मूव करती है टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजन मूव करती है भाई एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और CO2 मूव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में। डायरेक्शन रिवर्स हो गई, डायग्रामेटिकली भी देख लिया, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एक वैल्यू और याद रख लो, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 होता है 159 mm ऑफ Hg, जबकि PCO2 होता है 0.03, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर ये एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन थोड़े डिफरेंट फॉर्म में गिवन है, वो एक टेबल की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक आपको ये याद रखना कि देखो जो सेंटर में जो दो वैल्यूज है ना वो सेम है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वो CO2 हो। देखो 40-40, 45-45, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो टिश्यू होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में जो प्रेशर्स की वैल्यू होती है वो सेम होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो CO2 हो। ऑक्सीजन के केस में 40-40 और CO2 के केस में 45-45, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड और एल्वियोलाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई में जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। CO2 में देखो 40-40, ऑक्सीजन में देखो 95 और 104, इसमें भी 104 होता है, लेकिन नीट के लिटरेचर के लेवल पे हम वीनस एडमिक्सचर को स्किप करते हैं, वो तो वीनस एडमिक्सचर के कारण आगे चल के 95 हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो प्रेशर एक बार के लिए सेम ही होते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के प्रेशर सेम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के सेम। इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू की वैल्यूज सेम, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब इसके बाद हम लेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। थैंक यू।